जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट जल्दी से बता दें सारे बच्चे, तेजी से बता दें। पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में क्या देखा था? कुमार गुप्ता स्कंद गुप्ता हम लोगों का हो गया था। स्कंद गुप्ता हम लोगों ने देखा था कि जो है गुप्तों में किसका अटैक कहाँ पर हुआ, क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, सारी बातें हम लोग लगभग देख चुके थे। कुछ पॉइंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कौन? गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के अगले पार्ट पे हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? गुप्ता एम्पायर यानी क्या? तो गुप्त साम्राज्य हम लोग पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य की हम बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य हम लोग शेष भाग देखते हैं। इसका क्या? तो शेष भाग बेटा, यानी क्या रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं अदर गुप्त रूलर, अन्य गुप्त शासक के बारे में जानते हैं हम लोग। अन्य गुप्त राजा कौन कौन से थे? हाँ, जय हिंद सभी बच्चों को अगेन। तो अदर गुप्ता रूलर, अदर गुप्ता रूलर मतलब क्या? अन्य गुप्त शासक। अन्य गुप्त शासकों में अगर हम बात कर लेते हैं तो कई सारे नाम निकल करके आपके सामने आते हैं। जैसे ये सब राजा के नाम आप याद करो ना करो मर्जी आपकी है। यह अदर गुप्त रूलर हैं, इनके नाम याद करिए ना करिए, कोई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होते हैं। ये आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करते हैं कि आप इन्हें याद करो ना करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका कौन? पुरु गुप्ता, अदर गुप्ता राला यानी कौन? पुरुगुप्त। मतलब अगर आपके एग्जाम में कई भूले भटके पूछ लें तो बस आपके ध्यान में जेहन में होना चाहिए पुरुगुप्ता। फिर क्या हो जाएगा? विष्णु पुरुगुप्ता। उसके बाद में हो जाएगा कौन? कुमार गुप्ता सेकंड, कुमार गुप्त सेकंड। कुमार गुप्त सेकंड। इसके बाद कौन हो जाएगा? बुद्धगुप्त, बुद्धागुप्ता, बुद्धगुप्त। और कौन हो जाएगा? नरसिंह गुप्त बालादित्य। बुद्धगुप्त के बाद अगला राजा कौन हो जाएगा? नरसिंह गुप्त बालादित्य। नरसिंह गुप्त बालादित्य। इसके बाद हो जाएगा कौन? कुमार गुप्ता थर्ड। कौन हो जाएगा? कुमार गुप्त थर्ड। कुमार गुप्त थर्ड, इसी को कहते हैं या विष्णु गुप्ता। इन्हीं को कहते हैं क्या? विष्णु गुप्ता। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। कुमार गुप्त थर्ड या इन्हीं को कहते हैं विष्णुगुप्ता। कुछ लोग मतलब विष्णुगुप्ता अलग है, कुमार गुप्त थर्ड को कहते हैं लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी क्या? गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त वंश का कौन सा शासक हो जाएगा? अंतिम शासक कहेंगे गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। नरसिंह, अरे सॉरी, कुमार गुप्ता थर्ड गुप्त वंश का अंतिम शासक। अगर ये नहीं मिलेगा देन आप मार्क करिएगा विष्णु गुप्ता। अगर ये नहीं मिलेगा तभी आपको मार्क करना क्या? विष्णु गुप्ता, ठीक। अगर ये नहीं मिलेगा
तब आप मार्क करिएगा विष्णुगुप्त। अदरवाइज आपके आंसर में कुमार गुप्ता है तो कुमार गुप्ता। ऐसा क्यों? क्योंकि स्कंद गुप्त के मरने के बाद, स्कंद गुप्त के मरने के बाद, ध्यान रखिएगा ये सब फालतू वाले रहे। कुमार गुप्ता, पूर्व गुप्ता, कुमार गुप्ता सेकंड, बुद्ध गुप्ता, ठीक, बुद्ध गुप्ता, और कौन हो जाएगा? तो नरसिंह गुप्त, बालादित्य, कुमार गुप्त थर्ड या विष्णु गुप्ता, और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? कुमार गुप्ता। ठीक, तो ये आपका यहां तक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते गुप्त वंश के बारे में अन्य बातें जानना, जैसे गुप्त स्वराज का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गुप्त काल का प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त काल में कैसा प्रशासन था? सिंपल सा लॉजिक हो जाता है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्त काल का प्रशासनिक व्यवस्था। अब प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती थी भाई? सिंपल सा लॉजिक है। तो गुप्त काल के प्रशासन में कौन होगा? सबसे बड़े पोस्ट पे प्रशासन में कौन होता था गुप्त काल में? आपको बताना है कि गुप्त काल के प्रशासन में सबसे बड़े पोस्ट पर कौन होगा। ठीक, बताएं फटाफट, जल्दी से बताएं। गुप्त काल के प्रशासन के सबसे बड़े पोस्ट पर कौन होगा? सिंपल सा लॉजिक है, मतलब सत्ता के केंद्र में कौन होगा? सत्ता के केंद्र में कौन होगा? सेंटर में कौन होगा? तो कौन हो जाएगा? ध्यान से बताइए। तो सत्ता के केंद्र में कौन हो जाएगा? किंग हो जाएगा, यानी कौन? राजा। सबसे बड़ा कौन पोस्ट होगी? तो राजा की। किंग किंग किंग, बहुत बढ़िया आंसर। परीक्षित, केजीएस, बहुत बढ़िया। सचिन, सूरज, मीनाक्षी, अमित, तोलिका, वेरी गुड। विनोद, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। सत्ता के केंद्र में कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा। सत्ता के केंद्र में कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा। और राजा की सहायता के लिए कौन हो जाता था? ठीक, तो फॉर द हेल्प ऑफ किंग, फॉर द हेल्प ऑफ किंग, हेल्प ऑफ किंग मतलब राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता हेतु कौन होता था? तो राजा की सहायता हेतु कौन होता था? तो मंत्री परिषद होता था। कौन होता था? मंत्री परिषद, यानी कौन होते थे? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट मीन्स क्या? तो मंत्री परिषद होता था। मंत्री परिषद होता था। राजा की सहायता के लिए कौन होता था? मंत्री परिषद। कौन होता था? मंत्री परिषद कह लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था। मंत्री परिषदों में एक आध मंत्री का नाम देख लेते, जैसे एक मंत्री आपने नाम सुना होगा, हरिसेन, नाम सुना होगा ना। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? हरिसेन। उदाहरण हेतु हरिसेन, हरिसेन जो होता था, हरिसेन, हरिसेन क्या था? समुद्रगुप्त के समय संधि विग्राहक के पोस्ट पर था, संधि विग्राहक के पद पर था। संधि विग्राहक का मतलब संधि कराना, संधि कराना जो राजा होता था, बिल्कुल। हाँ, कुमार अमात्य भी होंगे, बहुत बढ़िया। दरबारी विद्वान भी होंगे, कह सकते हो। गुप्त काल के अभी लैंग्वेज वैंग्वेज आ जाएंगे बेटा, टेंशन ना लीजिए। पहले तो यहां पर बात कर लेते हैं, इनका प्रशासन कैसा था? एडमिनिस्ट्रेशन, तो संधि विग्राहक के पोस्ट पर इनका प्रशासन कैसा था? का प्रशासन कैसा था? इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ताज, गुप्तों का प्रशासन कहता था। प्रशासन, प्रशासन के केंद्र में कौन था? प्रशासन की अगर बात करोगे तो गुप्तकालीन जो प्रशासन की बात कर लेंगे, तो प्रशासन पूरी तरह से कैसी थी? तो सेंट्रलाइज थी,
सेंट्रलाइज प्रशासन थी, मतलब क्या, तो केंद्रीकृत प्रशासन था। सेंट्रलाइज प्रशासन थी मतलब उसी को कहते हैं केंद्रीकरण, यानी क्या, तो केंद्रीकृत प्रशासन थी। ठीक है, कैसा, तो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कह लीजिए। फिर से समझ लीजिए ताकि दोबारा समझा रहे हैं। मतलब मेन सेंटर में कौन होगा, राजा होगा। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति का राइटर भी था, कई सारे, जैसे एक पर्सन दो दो पोस्ट पर होता था, ध्यान रखिएगा, एक पर्सन दो दो पोस्ट पर होता था। अब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इनका कैसा होगा, ध्यान रखना। तो गुप्त काल का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा होगा, अगले पेज पे देख लेते हैं। यहां पर इनके मिनिस्टर की कुछ बातें कर ले, इनके कुछ मिनिस्टर की बातें कर ले, मंत्री की बातें कर लेते हैं, कुछ मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे एक मंत्री होता था कौन, संधि विग्राहक। अभी जस्ट मैंने आपसे बोला था संधि विग्राहक। एक पर्सन हो गया कौन, संधि विग्राहक। अब बताओ भाई संधि विग्राहक कौन होगा। और दूसरा कर लेते महादंड नायक, महादंड नायक। महादंड नायक और पोस्ट की बात कर लेते हैं, महादंड नायक और बात कर लेते हैं। विनय स्थिति स्थापक एक पोस्ट होता था, विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक। अब एक एक करके देख लेते हैं भाई। संधि विग्राहक कौन होता था, ठीक, संधि विग्राहक कौन होता था। संधि विग्राहक जो होता था, कोई भी युद्ध हो, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर इसे कहते थे। यानी क्या, तो मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, यानी क्या, युद्ध और शांति का मंत्री, युद्ध और शांति का मंत्री। मतलब कब युद्ध होना है, कब संधि होना है, आपसे संधि लिखा है कि संधि कराना। संधि विग्राहक एक मंत्री का पोस्ट, मंत्री लिखा ना, मंत्री, मंत्री में एक पद होता है। जैसे मान लीजिए भारत के वित्त मंत्री, क्या हो गया, वित्त मंत्री एक पोस्ट है, ठीक। भारत के रेलवे मंत्री, कहते ना भारत का रेल मिनिस्टर, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, होता है कि नहीं होता है, भारत के प्रधानमंत्री। जोड़ी पोस्ट कौन होती है, राष्ट्रपति के बाद ऐसे मंत्री होते हैं। तो वैसे ये लोग होते थे मंत्री। और इस पोस्ट पे कौन बैठा हुआ था, तो इस पोस्ट पे था कौन, हरिसेन। बहुत बढ़िया आंसर बेटा तोलिका, सभी का आप था, वेरी गुड। इस पोस्ट पे कौन था। अब देखो न्याय का मंत्री की बातें कर ले, तो महादंड नायक, दंड देने का मतलब सबसे बड़ा पोस्ट जो होती है दंड देने के लिए, राजा होता था, राजा के बाद महादंड नायक। यानी क्या होगा, तो इसे कहते थे मिनिस्ट्री, मतलब महादंड नायक जो होता था मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। क्या होता था, तो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, मतलब क्या, न्याय का मंत्री, न्याय का मंत्री। न्याय देने का काम ये लोग करते थे। विनय स्थिति स्थापक, ये पोस्ट जो होता था विनय स्थिति स्थापक, जो धार्मिक मामले होते थे, ठीक, रिलीजियस जो मैटर होता था उसका जो मंत्री होता था, इसी को कहते थे। यानी क्या, तो मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर, या रिलीजियस मैटर कर दीजिए, धार्मिक मामलों का मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री।
धार्मिक मामलों का मंत्री क्या कहलाएगा? तो विनय स्थिति स्थापक कहलाता है। ठीक है, अब एक होता महापीलुपति, महाअश्वपति, इस तरह के होते थे, महापीलुपति, महाअश्वपति, और भी अधिकारी होते थे, देख लीजिएगा आपके एग्जाम में जैसे पूछा जा चुका। महापीलुपति कौन होता था? महापीलुपति, महाअश्वपति, महापीलुपति, महाअश्वपति, और महापीलुपति, महाअश्वपति, और कौन हो जाएगा? दंडपासिक, दंडपासिक, महापीलुपति, महाअश्वपति, और क्या हो जाएगा? दंडपासिक। पासिक ऐसे कर दो, दंडपासिक। सारे के सारे पोस्ट होते थे। महापीलुपति, महाअश्वपति, और ये क्या हो जाएगा? दंडपासिक। ठीक, तो इसे मिनिस्टर कहो या चीफ कहो, सभी का अर्थ एक ही होगा। हाथियों की सेना का प्रधान कहलाता था। ठीक, हाथियों की सेना का प्रधान कहलाता था, यानी क्या? तो चीफ ऑफ एलिफेंट आर्मी, यानी क्या? हस्ती सेना का प्रधान कहलाता था। या प्रधानमंत्री मिलेगा तब भी मार कर देना, छोड़ना नहीं है। ठीक, देखो महा का मतलब बड़ा, पीलू का मतलब हो गया, पीलू का मतलब हो गया हाथी, पति का मतलब उसका मालिक, सिंपल सा लॉजिक है। महा का मतलब बड़ा, अश्व का मतलब घोड़ा, पति का मतलब हाथी। तो इसे कहेंगे चीफ ऑफ कैवलरी आर्मी, मतलब घुड़सवार सेना का प्रमुख। और दंडपासिक, दंडपासिक कौन कहलाएगा? चीफ पुलिस ऑफिसर या चीफ ऑफ पुलिस, यानी पुलिस का प्रमुख। पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग का प्रमुख। तो ये सारे के सारे पोस्ट होते हैं। सर मौर्य और गुप्ता में से किसका प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा था? प्रशासनिक व्यवस्था अगर अच्छी बात करोगे तो गुप्ता लोगों की बेहतरीन थी मौर्यों से ज्यादा। मौर्यों से बेहतरीन थी गुप्त लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य के कंपेयर में अगर बात करिएगा तो गुप्त लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी? अच्छी होगी। ठीक है, गुप्त लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी? अच्छी होगी। अब इनके प्रशासन का डिवीजन करते हैं। राज्य को बांटा गया था प्रांत में, प्रांत को बांटा गया था जिला में, जिला को बांटा गया था आहार में, आहार मतलब जनपद में, और जनपद या शहर जिसे कहते हैं, शहर को बांटा गया गांव में। जैसे आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक टाइम में क्या करते हैं, ध्यान से रखिएगा। जैसे हो गया हम लोग का मॉडर्न टाइम, देखिएगा ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की हम लोग बात करने वाले, ध्यान रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक इकाई की बात कर रहे हैं। प्रशासनिक इकाई में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है? राज्य। आज के समय में सबसे बड़ा हम लोग का क्या है? तो राज्य। सबसे बड़ा हमारा क्या है? देश। देश, देश को हम लोग बांटते हैं किस में? जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारा हो गया कंट्री। देश को हम लोग बांटते हैं किस में? छोटे छोटे राज्य में। छोटे छोटे क्या करते हैं? राज्यों में इसे बांटते हैं। राज्य, राज्यों को किस में बांटते हैं हम लोग? छोटे छोटे राज्यों को किस में बांटते हैं? तो राज्यों को हम लोग बांटते हैं किस में? तो जिला में।
किसमें बांटते हैं? जिला में। किसमें बांटते हैं? जिला में। और जिला को फिर हम लोग किसमें बांटते हैं? तो जनपद में। छोटे छोटे जनपद होते हैं, जनपद कह लीजिए, आहार कह लीजिए, मतलब उसमें छोटे छोटे कहते हैं जनपद। सिद्धार्थनगर जनपद, ये तो जनपद में बांटते हैं, जनपद। और जनपद को हम लोग बांटते हैं किसमें? छोटे छोटे गांव में बांटते हैं। छोटे छोटे किसमें बांटते हैं? तो गांव में, ग्राम में। छोटे छोटे किसमें बांटते हैं? तो ग्राम में बांटते हैं। अब ठीक उसी तरह से आ जाइए, सबसे मजबूत आर्मी समुद्रगुप्त की थी। सबसे मजबूत आर्मी किसकी थी? समुद्रगुप्त की थी। किसकी थी? समुद्रगुप्त की। ठीक है, तो यहां पर जैसे ये तो हो गया आधुनिक समय में, ये हो गया हमारा मॉडर्न टाइम, ये हो गया क्या? आधुनिक समय की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आधुनिक इकाई की बात कर रहे हैं। गुप्त काल की बात कर लेते हैं अब हम लोग, तो ये तो हो गया आधुनिक काल में। अब बात कर लेते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल की बात कर लेते हैं। देश को हम लोग गुप्त काल के समय देश के बराबर क्या होता था? तो देश के बराबर क्या होता था? देशी, यानी इसे कहते थे क्या? राज्य। राज्य, और राज्य का मतलब यहां पर राज्य, यहां पर प्रांत भी कह सकते हैं उसको समझने के लिए। आज के समय देश को हम लोग बांटते हैं किसमें? तो प्रांत में। प्रांत का विभाजन किसमें किया गया? आहा, प्रांतों में विभाजन किया गया। प्रांत का विषय में, प्रांत को विषय में बांटा गया। और विषय, विषय का डिवीजन फिर किसमें किया गया? तो ध्यान रखिएगा, विथिक में। और विथिक का डिवीजन किया गया किसमें? ग्राम में। समझ लीजिएगा इसी तरह से, जैसे ये गुप्त काल का हुआ करता था। आहार या प्रांत इसे कहते हैं, प्रांत कहते हैं, आहार कहते हैं, और प्रांत कह दीजिए या भोग कह दीजिए, भोग भी कह सकते हैं। प्रांत को भोग कहते थे या इसी को भुक्ति कहते थे। अब इनके प्रमुख कौन होते थे? ध्यान रखिएगा, इनके प्रमुख कौन होते थे? इनके प्रमुख कौन होते थे? तो ध्यान रखिए इस बात को कि प्रांतों के देश का प्रमुख कौन होता था? तो राजा होता था, किंग। प्रांत या भोग का प्रमुख तो होता था कौन? तो भुक्तिपति। ये छोटे छोटे टाइप हो गए, ध्यान रखना, सब छोटे छोटे टाइप हो गए, छोटे छोटे टाइप हो गए। राजा हो गया, यहां पर भुक्तिपति, भोगपति, ऊपरिक, 3 शब्द प्रयोग होते हैं इनके लिए। प्रांतों का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं भुक्तिपति। क्या कहते हैं? भुक्तिपति, या उसी के लिए भोगपति कहते हैं, या इसी के लिए ऊपरिक कहते हैं। ऊपरिक, 3 शब्द प्रयोग होता है। वहीं पर विषय का प्रमुख कौन होगा? तो विषय का प्रमुख विषयपति। विषय का प्रमुख क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, विषयपति। विषय का प्रमुख कौन हो जाएगा? तो ध्यान रखना, विषयपति, या उसी को आयुक्त कहते हैं। ठीक, उसी को आयुक्त कहते हैं, विषयपति, या इसी को कहते हैं आयुक्त। विथिक का प्रमुख कौन होता था? विथिक का, तो विथिक का प्रमुख जो होता था उसके लिए पुरपति, नागरक जो शहर होता पुरपति कहते थे, वो कहते पुरपति। पुरपति ग्रामीण सेक्टर में, और नागरक कहते थे शहर में। नागरक कहते थे कहां पर? तो शहर में, शहर में। ठीक है, ग्राम का जो प्रमुख होता था उसके लिए ग्रामिक शब्द प्रयोग होता था। कौन सा शब्द प्रयोग होता है? ग्रामिक शब्द हम लोग प्रयोग करते थे यहां पर। ठीक, तो ध्यान रखने का ये सारा का सारा फिर से देख लीजिए। देश का विभाजन प्रांत या भोग में, विषय में, विथिक में, ग्राम में। जैसे आज के टाइम में हम लोग कहते हैं ना, हाँ, ग्राम को पेट कहते थे, पैट कहते थे। बिल्कुल, ग्राम को क्या कहते थे? पैट शब्द इनके लिए प्रयोग होता था। उस समय ग्राम के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? पैट प्रयोग होता था। ठीक है, और उसे ग्रामिक कहते थे, ग्रामिक, ग्रामिक कहते थे। इस तरह से शब्द आपको वैदिक मतलब गुप्त काल में देखने को मिलेगा कि भाई कैसे कैसे इनका साम्राज्य का विभाजन था, कैसे कैसे क्या क्या बातें थी। अब आते हैं गुप्त काल के सामाजिक जीवन की बात करते हैं थोड़ा सा। सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए। गुप्त काल का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ऑफ गुप्ता पीरियड।
गुप्त काल का सामाजिक जीवन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसी सोसाइटी थी, तो मेल बेस्ड सोसाइटी थी। यानी क्या, तो पुरुष प्रधान समाज था। अब यहां पर बताओ फीमेल की कंडीशन कैसी होगी। गुप्त काल में फीमेल की कंडीशन कैसी होगी। महिलाओं की स्थिति कैसी होगी। दूसरा बात करते, सती प्रथा था कि नहीं था। सती प्रथा था कि नहीं था। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह था कि नहीं था। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह था कि नहीं था। अगला जाते, चाइल्ड मैरिज था कि नहीं था। बाल विवाह हो रहा था कि नहीं हो रहा था। और बात कर लेते हैं, स्लेवरी सिस्टम था कि नहीं था। यानी दास प्रथा था कि नहीं था गुप्त काल में। ये सारा आपको बताना है, एक एक करके बताते चलना है, ठीक। और गुप्त काल में बात कर लेते हैं, दास प्रथा था कि नहीं था, स्लेवरी सिस्टम था कि नहीं था। ये सारी की सारी गुप्त काल की। विधवाओं की दोबारा शादी थी कि नहीं थी। वर्ना सिस्टम था कि नहीं था। यानी वर्ण व्यवस्था था कि नहीं था। वर्ण व्यवस्था होती थी कि नहीं होती थी, सिंपल सा लॉजिक होती थी। वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी इस काल में, सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा। तो और बहुविवाह था कि नहीं था। पॉलीगैमी की बातें कर लेते हैं, एक जगह और बना लेते हैं। पॉलीगैमी यानी बहुविवाह था कि नहीं था। ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको बताना है, एक एक करके बताते चलो। सबसे पहले एक एक करके आपको बताना है, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, तो एक एक करके आप बताते चलिए क्या था क्या नहीं था। तो कमेंट करके जल्दी से बताएं, फटाफट तेजी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं। बाल विवाह था, वर्ण व्यवस्था थी, दास प्रथा थी, ठीक है, बहुत बढ़िया विनोद। विधवा विवाह था, विनोद जी बहुत बढ़िया। चलिए और बताएं, सुधीर जी कह रहे हैं यस सर, यस सर। बेटा क्या था वो बताना है ना, सारा तो यस सर रहेगा ही रहेगा। था क्या वो बताना है आपको, क्या था क्या नहीं था, इस बात की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड मैरिज यस था, विपिन जी कह रहे हैं। सेकंड मैरिज विपिन जी किसके लिए था, मेल के लिए या फीमेल के लिए, ये बताओ। चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट तेजी से। देखो दास प्रथा, पुरुष प्रधान समाज था, तो आंसर होगा यस, ठीक। समाज मेल बेस्ड सोसाइटी था, तो यस, ठीक। इसी को कहते हैं पितृ सत्तात्मक, इसी को कहते हैं पितृ सत्तात्मक, मतलब मेल बेस्ड सोसाइटी इसी को कहते हैं। फीमेल की कंडीशन तो नॉर्मल होगी, सामान्य होगी, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल वही चीजें वैदिक काल की तुलना में अत्यंत खराब, वैदिक काल की तुलना में खराब। एज कंपेयर ऑफ वैदिक एज खराब कंडीशन होगी। सती प्रथा, तो आंसर क्या होगा यस, आंसर क्या होगा यस। फर्स्ट रिटर्न एविडेंस, फर्स्ट रिटर्न एविडेंस कहां से मिलता है, तो एरन इंस्क्रिप्शन से। एरन इंस्क्रिप्शन कहां पर है, तो सागर मध्य प्रदेश। पहला लिखित साक्ष्य सागर मध्य प्रदेश।
देखिए सागर मध्य प्रदेश में मिलता है। और ये किसका है तो ध्यान रखिएगा, ये जो किसका है तो गोपराज की पत्नी के, गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख, सती होने का उल्लेख। ठीक, तो गोपराज की जो पत्नी थी उन्हीं के सती होने का उल्लेख, उन्हीं के सती होने का उल्लेख आप यहां पे कह लीजिए। सर इंडस वैली के बाद जितना भी समाज था सब मेल बेस, हाँ कह सकते हो, बिल्कुल 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 कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कहा जा सकता है। विधवा पुनर्विवाह तो यस, बट कंडीशन लागू हो गया था, बट कंडीशन बहुत सारे लागू हो गए थे। ठीक, बहुत सारी शर्तें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आपसे कोई कहे कि गुप्त काल में जो है विधवा पुनर्विवाह को लगभग नहीं, मतलब लगभग नॉर्मल कह सकते हैं, होते भी थे नहीं भी होते थे, तो आपको दोनों में यस करना है, क्योंकि नहीं भी कह सकते हो या हाँ भी कह सकते हो, मतलब कंडीशन उसमें लागू हो जाता था कि विधवाओं की शादी तो होती थी लेकिन बहुत कंडीशन उसमें लागू हो जाते थे। ठीक है, बहुत सारे कंडीशन लागू हो जाते थे, विधवाओं की शादी तो होती थी लेकिन कंडीशन के साथ। और बात कर ले बाल विवाह, तो बाल विवाह यस, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, इस काल में समाज में बुराइयां आ जाती हैं। दास प्रथा तो यस ये भी होगा। वर्ण व्यवस्था तो आंसर क्या होगा, यस ये भी होगा। ठीक, बहु विवाह तो यस, लेकिन बट ओनली फॉर मेल, ओनली फॉर मेल, केवल पुरुष ही बहुविवाह कर सकते हैं, सभी बहुविवाह नहीं कर सकते। मतलब एक से ज्यादा पत्नी, एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा बहुविवाह मतलब एक से ज्यादा पत्नी रखने वाला जो हिसाब होता है वो केवल केवल किसके लिए लागू होती है तो मेल के लिए लागू होती है, फीमेल के लिए लागू नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। वो केवल केवल किसके लिए तो मेल के लिए लागू होती है, फीमेल के लिए लागू नहीं होती है। फिर सारी बहुविवाह देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं गुप्त काल का आर्ट एंड कल्चर, गुप्त काल की कला एंड संस्कृति, तो गुप्त काल की कला और संस्कृति की बात करोगे तो इस काल को गोल्डन एज का दर्जा दिया जाता है। कौन सा एज कहते हैं, गोल्डन एज, मतलब क्या कहते हैं तो स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण काल। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो आप, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, दशा अवतार टेम्पल, दशा अवतार टेम्पल कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, यूपी में दशा अवतार मंदिर, दशा अवतार टेम्पल देवगढ़ उत्तर प्रदेश। दशा अवतार मंदिर देवगढ़ कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। ये कौन से शैली में बना हुआ तो पंचायतन शैली में बना हुआ। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल एक दिखा देता हूं, ध्यान रखिएगा। दशा अवतार टेम्पल मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूं, कितना बेहतरीन है, काफी बेहतरीन जानदार शानदार टेम्पल है जो पंचायतन शैली में बना हुआ माना जाता है, सबसे बेहतरीन शैली में माना हुआ माना जाता है दशा अवतार टेम्पल। ध्यान रखिएगा, बहुत खूबसूरत बना है, एक बहुत ही खूबसूरत बना हुआ दशा अवतार मंदिर। बहुत बेहतरीन बना है। ये देखिए, ये दशा अवतार मंदिर,
ये कौन सा टेम्पल? तो दशावतार टेम्पल, काफी बेहतरीन बना हुआ, ध्यान रखिएगा। दशावतार टेम्पल, ठीक, कहां पर है? तो देवगढ़ में। किस गॉड को डेडिकेटेड है? तो किस गॉड को डेडिकेटेड है? तो लॉर्ड विष्णु को, यानी किसको? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन से स्टाइल में बना है, मतलब शैली कौन सी है? तो पंचायतन शैली। कौन सा शैली? तो पंचायतन शैली। कौन सा? पंचायतन। कौन सा? तो पंचायतन, पंचायतन शैली में। और कौन सा? तो नागरा स्टाइल। कौन सा? तो नागर शैली। अब कहोगे सर पंचायतन शैली क्या होता है भाई? पंचायतन शैली में क्या होता है, क्योंकि विष्णु के कितने अवतार होते हैं? विष्णु के कितने अवतार होते हैं? ठीक, विष्णु के कितने अवतार होते हैं? 10 अवतार होते हैं। विष्णु का 10 अवतार मंदिर है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, भगवान विष्णु को समर्पित है, हिंदू रिलीजन से संबंधित है। पंचायतन शैली का मतलब क्या हो गया? एक मेन गॉड बीच में हो जाते हैं, उनके अगल बगल 4 देवता ऐसे हो जाते हैं। 4 देवता, तो कितने हो गए? 5 देवता। कितने हो गए टोटल? 5 देवता हो गए। तो टोटल 5 देवता हो गए। तो कौन सा शैली हो गया? पंचायतन शैली। मतलब 4 देवता अगल बगल में, मेन देवता बीचे में। तो कितने हो गए? 5। और 5 देवताओं को मिलाओगे तो उसे कौन सी शैली कहेंगे? पंचायतन शैली कहेंगे। ठीक, कौन सा शैली कहलाएगा? पंचायतन शैली कहलाएगा। इसी को कहा जाता है कौन सी शैली? तो पंचायतन शैली। ठीक, चलिए, सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए सारे लोग, सभी का क्लियर है? जल्दी से बताएं सारे लोग, सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर? फटाफट जल्दी से बताएं, फिर आगे चलें। और टेंपल देखते हैं गुप्त काल के, गुप्त काल के अदर टेंपल। मतलब क्या अन्य मंदिर देखते हैं गुप्त काल के बेटा? चलिए, यस सर, राहुल जी का, मीनाक्षी जी का, सभी का, गोविंद जी का, सभी का क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, सभी का क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। हाँ, गुप्त काल में बना, सारा गुप्त काल ही भी चलने बेटा, अभी गुप्त काल खत्म कहाँ हुआ? आफ्ताब जी का, तुलिका जी का, बहुत बढ़िया, विनोद जी का, आदित्य जी का, अमित जी का, शुभम जी का। सर सबसे ज्यादा अभी आ रहे कॉइन वाइन पे अभी बात कर रहे हैं बेटा, टेंशन ना लीजिए, सभी सिक्का उक्का सब बताएंगे, सूरज, रिया, प्रिंस, ललित, सबका क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अदर टेंपल की बात कर लेते हैं, और मंदिर कौन कौन से हो जाएंगे? तो सिंपल सा लॉजिक, कौन सा मंदिर हो जाएगा? तो विष्णु टेंपल, विष्णु टेंपल। और भी, यानी कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर। अब विष्णु मंदिर कहां पर है? तो विष्णु मंदिर 2 है। विष्णु मंदिर क्या है? तो 2 है। एक विष्णु मंदिर है एरण का, और दूसरा विष्णु मंदिर है कहां पर? तिगवा का। एक विष्णु मंदिर है एरण का, और दूसरे विष्णु मंदिर है कहां पर? तिगवा का। 2 विष्णु मंदिर है, ध्यान रखना। एक है मंदिर कहां पर? एरण का। एक विष्णु मंदिर है कहां पर? एरण का। और दूसरे विष्णु मंदिर है कहां पर? तो तिगवा का। कहां का? तिगवा का। यानी कहां पर? एरण का। और क्या हो जाएगा? तिगवा का। अब एरण वाला कौन से जिले में है? तो एरण वाला जस्ट आपने पढ़ा था, एरण वाला कहां पर हो जाएगा? तो सागर में। और तिगवा वाला कहां पर हो जाएगा? जबलपुर में। जबलपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश। जबलपुर कहां है? जबलपुर में। और ये कहां हो जाएगा? सागर में। सागर में, ठीक है। और विष्णु मंदिर की बात कर लेते हैं हम लोग। लक्ष्मणपुर का। जबलपुर कहां है? जबलपुर, फटाफट बताओ, जबलपुर कहां है? गुप्त काल को सेव्ड काल का मतलब, सेव्ड क्या होता है? पार्वती टेम्पल। पार्वती मंदिर कहां पर हो जाएगा?
हाँ, ये दोनों एमपी हो गए बेटा, ये दोनों तो एमपी हो गए, दोनों मध्य प्रदेश हो गए, एमपी दोनों हो गए भाई, सिंपल सा लॉजिक है। पार्वती टेम्पल ये कहां पर है भाई? नचना कुठार। कहां पर हो जाएगा? तो नचना कुठार, नचना कुठार। और ये कौन से जिले में? तो जिलों कभी कभी बदलते भी रहते हैं, तो ध्यान रखना, जिला कभी कभी बदल जाते हैं, तो कभी जरूरत पड़े तो इसे चेंज भी कर लेना। कहां पर है? तो पन्ना, पन्ना। और ये कहां पर है? पन्ना तो मध्य प्रदेश में। और मंदिर की बात कर लेते हैं हम लोग, तो भूमरा का टेम्पल, भूमरा का कौन सा? शिव मंदिर, यानी क्या? शिवा टेम्पल। शिव टेम्पल, शिव टेम्पल कहां पर हो जाएगा? तो भूमरा, भूमरा का शिव मंदिर। और ये कहां पर हो जाएगा? ठीक, नवरत्न किसे कहते हैं? कौन बताएगा नवरत्न किसे कहते हैं? नवरत्न सर एरन वाला सागर में होगा। हाँ, तो एरन वाला सागर लिखा है ना, अच्छा उल्टा लिख दिया, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक सीधा करो। हाँ, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी फ्लो में। एरन वाला कहाँ पर? सागर में। और ये कहाँ हो जाएगा? जबलपुर में। ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया होगा, तिगवा। अभी दोबारा रिव्यू लेता तो ठीक हो जाता। एरन वाला सागर में, तिगवा वाला जबलपुर में, नचना कुठार में तो पन्ना। और पन्ना भी कहाँ पर होगा? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। भूमरा का कौन सा हो जाएगा? तो शिव मंदिर। भूमरा कहां पर है? तो सतना में, सतना मध्य प्रदेश। ये कहां हो जाएगा? सतना मध्य प्रदेश। दोनों कहां पर हो जाएंगे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, ये भी मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश, ये सारे मध्य प्रदेश वाले लिख रहे हैं। इसके बाद एक और लिखे, लक्ष्मण, लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल। और एक हो जाएगा कृष्णा टेम्पल, लक्ष्मण मंदिर। और क्या हो जाएगा? तो कृष्ण मंदिर। अब देखो लक्ष्मण टेम्पल कहां पर होगा? तो होगा सिरपुर में। कहां पर? तो सिरपुर, सिरपुर में। और ये कहां पर होगा? तो भीतरगांव में, सिरपुर में होगा। सिरपुर कहां पर? छत्तीसगढ़ में है। और भीतरगांव कौन सा है? तो कानपुर में। लक्ष्मण मंदिर कहां पर? तो सिरपुर में। और सिरपुर कहां पर होगा? सिरपुर कहां पर हो जाएगा? तो सिरपुर आपका हो जाएगा सतना में। कहां पर? तो सतना में। और सतना कहां पर हो जाएगा? अरे लक्ष्मण मंदिर आपका कहां पर हो जाएगा? सिरपुर में। और सिरपुर कहां पर हो जाएगा? तो रायपुर छत्तीसगढ़। कहां हो जाएगा? रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर में हो जाएगा। और रायपुर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, कहां पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। रायपुर कहां पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कृष्णा मंदिर कहां पर हो जाएगा आपका? तो भीतरगांव। कहां पर हो जाएगा? तो भीतरगांव, भीतरगांव। ये कहां पर हो जाएगा? कानपुर। तो कानपुर है कहां पर? तो सारे बच्चों को पता है कहां पर? उत्तर प्रदेश। कहां पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए। 9 मंत्री को 9 रत्न कहते हैं, 9 गोल्डन, गोल्ड काल को गुप्ता काल कहा गया। सरगुप्त काल को गोल्डन काल कहा गया है क्या? तो क्यों? अब देर में आओगे फिर कहोगे गुप्ता काल को कौन से काल के लिए कहा जाता? तो कला, अभी तो जस्ट वही तो लिखवा रहे हैं, गोल्डन काल का सारा उदाहरण। बाद में आओगे फिर कहोगे गुप्त काल को कला और संस्कृत की दृष्टि से कौन सा काल कहा गया? गोल्डन काल। कौन से काल में पढ़ रहे हो? तो कला और संस्कृत की दृष्टि से गोल्डन काल, बड़े बड़े शब्दों में लिखा। अभी भी पूछ रहे हो कौन से काल को कहा गया। ठीक, तो ध्यान से पढ़ो इस चीज को जब पढ़ाया जाए। तो कला और संस्कृत की दृष्टि से कहते हैं कौन सा काल? तो स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल है गुप्त कला के, जो बढ़िया बढ़िया मंदिर बनवाते हैं। ध्यान रखना,
अब आते हैं गुप्त लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ताज। गुप्त काल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? ऑफिशियल क्वाइन ऑफ गुप्ताज। ऑफिशियल क्वाइंस ऑफ गुप्ताज, गुप्त लोगों की ऑफिशियल क्वाइन क्या होगी? मतलब गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या होगी? गुप्त काल का आधिकारिक सिक्का क्या होगा? तो गुप्त काल की ऑफिशियल क्वाइंस क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? तो ध्यान रखना संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत। कौन सी भाषा होगी? तो ध्यान रखना संस्कृत। और ऑफिशियल क्वाइंस क्या होगा? तो दीनार। क्या कहलाएगा? तो दीनार। और दीनार किसका बना होगा? दीनार। दूसरा क्या होगा? रुपये का। क्या हो जाएगा? रुपये का। दीनार किसका बना होगा? ध्यान रखना, तो गोल्ड का। दीनार किसका बना होगा? गोल्ड का। रुपये का किसका बना होगा? तो सिल्वर का। किसका बना होगा? सिल्वर का। ठीक, दो सिक्के होंगे, ध्यान रखना। तो गुप्त काल की ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ, तो ध्यान रखना ये पूरा का पूरा जो आपका चलिए, तो गोल्ड का एमपी हाँ, फेमस नो स्कॉलर। चलिए, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, और पहली बार सोने का सिक्का कौन चलाता है? कमेंट करके बताइए। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। गुप्त काल में सबसे ज्यादा गोल्ड के कॉइन चलाए गए। हाँ, सबसे पहली बार सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? बट बहुत प्यारा सा सवाल है, जल्दी से बता जाओ आप लोग। सबसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता था। सर रत्न क्यों कहते थे? रत्न इसलिए कहते थे क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र में क्या थे? विद्वान थे। ठीक, जैसे मान लीजिए आप अपने जहां पर आप पढ़ रहे हो जिस भी स्कूल में, तो कुछ लोग होते हैं गोल्ड मेडलिस्ट होते कि नहीं होते? जब स्कूल में आप जाते हो तो सबसे अच्छा अगर परफॉर्म करोगे तो क्या मिलेगा आपको? गोल्ड मेडल मिलेगा। देन यू आर कंसिडर एज ए गोल्ड मेडलिस्ट। तो आपकी एक अलग पहचान होती है। कहीं पे जब कंपटीशन होता है तो आप ही को उठाया जाएगा कि भाई ये बच्चा बढ़िया नॉलेज रखता है, अच्छा नॉलेज रखता है। सरकार सभी लोगों को सेना में क्यों नहीं शामिल करती? क्योंकि सभी का एक क्राइटेरिया है कि हमारे सेना में वही रत्न आने चाहिए जिसकी फिजिकल कैपेसिटी बढ़िया हो, जो हर काम करने की क्षमता हो जिसके अंदर, वो कहलाता है पूरी तरह, मतलब हर तरीके का कैपेबिलिटी हो तभी वो आपका कहलाएगा। अगर उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, तब वो कैसे कहलाएगा? सारे क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, देन वो कहलाता है। तो आपका भी वही हिसाब के होता है। हाँ, हिंदी यूनानी सभी के आंसर बहुत बढ़िया। मिनांडर पहली बार सोने के सिक्के, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड बच्चों, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने यार, वेरी गुड। चलिए अब और बात कर लेते हैं, यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो गई। अब गुप्त काल में अगर हम बात कर लेते हैं, तो आर्थिक जीवन इनका कैसा था? या यहीं पे लिख देते हैं जो काम के पॉइंट है। गुप्त काल में कर,
गुप्त काल में भू राजस्व कर भू राजस्व कर 1/6 होता था। भू राजस्व कर 1/6 होता था। कितना कर होता था? 1/6% भू राजस्व में क्या होता था? कर होता था। 1/6 कर होता था, ध्यान रखना। तो गुप्त प्रकार में दो तरह के कर होते थे, एक खिल होता था, दूसरा अर्ध खिल होता था। ठीक, खिल का मतलब जिसमें 5 सालों तक खेती ना हो, इसे खिल कहते हैं। अर्ध खिल का ऐसा होगा कि जिसमें 1 वर्ष से खेती ना हो। तीसरा होता है वन यानी फॉरेस्ट, जिसमें 5 साल से खेती पड़ती पड़ कि 5 साल खेती ना की गई हो, उसे कहते हैं क्या? सॉरी, 3 तरह के भूमि के प्रकार कर लेते हैं हम लोग। भूमि के प्रकार। गुप्त काल में कितने प्रकार की भूमि होती थी? ध्यान रखना, कभी पूछ ले अगर आपसे भूले भटके तो आपको पता होना चाहिए। एक भूमि होती थी खिल, दूसरी होती थी क्या? अर्ध खिल। एक होगी खिल, दूसरी होगी क्या? अर्ध खिल। खिल हो गया, अर्ध खिल हो गया, और बात कर लेते। खिल हो गई, अर्ध खिल हो गई, और क्या हो गया? वन। वन। फॉरेस्ट। खिल का मतलब जिसमें 3 वर्ष से खेती ना की गई। इसमें जिसमें 1 वर्ष से खेती ना हुई। ये बस दिमाग में याद रख लेना। मिल गया तो ठीक, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वन जिसमें 5 वर्ष से खेती ना हुई। उसे कहते हैं क्या? तो वन। तो ये खेती के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक, खिल एक नाम दे दिया गया, खिल अर्ध खिल नाम दे दिया गया बेटा। खिल का मतलब नाम हो गया। आपने 3 साल, इसको 3 साल कर लेना, बाय मिस्टेक निकल गया होगा। वन 5 साल, वन के बाद आता है खिल 3 साल और अर्ध खिल 1 साल। फिर से देख लीजिए, वन 5 साल, खिल 3 साल, अर्ध खिल कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखना, 5 साल 3 साल 3 साल। ठीक, इसके अलावा और भी कई तरह के खेत होते थे, जमीन के प्रकार होते थे। ठीक, तो और भी कई प्रकार के जमीन के प्रकार होते थे, ध्यान रखना। भूमि कर अगर पूछा जाए गुप्त काल में कैसे लिया जाता, दोनों तरह से होते थे। नगद भी लिया जाता था और जमीन के रूप में भी लिया जाता था। ये सारे तरह के हुआ करते थे। अब एक सवाल होता, गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तीसरा पॉइंट आ जाता है, गुप्त काल में इनका पतन कैसे हुआ? गुप्त काल का पतन कैसे हुआ? यानी क्या? तो डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। यानी क्या? तो गुप्त साम्राज्य का पतन। गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था भाई? साम्राज्य का पतन, किसी भी साम्राज्य का पतन कैसे होता है? तो आप लोग कमेंट लिखते चलें, देखें क्या लिख रहे हैं। कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक समस्या, और क्या? विदेशी आक्रमण, फॉरेन एक्सविजन। एग्जाम्पल के लिए शकाच,
हुनाच, शक हो गए, हूण हो गए, ये सब एटसेट्रा कर दीजिए। विदेशी आक्रमण, आर्थिक समस्या, सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, भाई सामंत भी गुप्त साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। फिर सामंतों का होना कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण बनता है, एटसेट्रा कर दीजिए। ठीक, तो ये सारे के सारे गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बनते हैं। ठीक, हूण का अटैक, वीक सक्सेसर, बहुत बढ़िया। ठीक, दूसरे राज्य के पूर्व में भी, ठीक है, हाँ कह सकते हो। सिंपल सा सबसे महत्वपूर्ण होता है करीबी का गद्दार होना। करीबी का गद्दार तो हमेशा रहते रहे, कोई नई बात नहीं है। तो कमजोर उत्तराधिकारी किसी भी साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक होता है। राजा अगर पावरफुल है तो कोई भी छोटा मोटा एम्पायर उसका कुछ नहीं कर सकता। राजा अगर पावरफुल है तो, राजा अगर कमजोर है तो सब कुछ समस्याएं आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक, हाँ, राइट थिंकिंग का ना होना, वो आप बढ़ाते चले जाओ जितनी मर्जी करे उतनी, ठीक है, हाँ, वो सारे के सारे, मतलब ऐसे कम मेन तो होता है कमजोर, तो अत्यधिक केंद्रीकरण भी इनके पतन का कारण हो जाएगी। ठीक है, इसी में तमाम सारे कर सकते हो। व्यापार वाणिज्य का हास होना, तमाम सारे इसी में जोड़ दीजिए, आपकी इच्छा करे। जैसे यहाँ पर सामंतवादी हो गया, ऐसे कह सकते हो व्यापार वाणिज्य का समाप्त होना, वाणिज्य का हास होना, ठीक, एटसेट्रा, जो भी मर्जी करे जोड़ते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पतन में जितने, किसी भी राज्य के पतन के जितने कारण होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे। सर एम्पायर और डायनेस्टी में क्या अंतर होता है? एम्पायर का मतलब हो गया किसी व्यक्ति का कहाँ तक विस्तार हो, डायनेस्टी का मतलब पर्टिकुलर राजा से होता है, उस राज्य में कितने कितने वंश हैं। तो आप डायनेस्टी लिखो, एम्पायर लिखो, ज़्यादा जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन शब्दों के जाल में बहुत हो जाता है। ठीक है, मज़ा आ गया सर, गजब पढ़ाते हैं, थैंक यू। चलिए, आप लोग भी इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि और मज़ा आता है। ठीक है, हाँ, एम्पायर का मतलब कहते हैं ना, भारत का एम्पायर खूब दूर तक फैला है, और भारत के एम्पायर में पर्टिकुलर एक वंश रूल करता है, जो रूल करेगा उसको। जैसे मान लीजिए कि गुप्त लोग कहाँ, गुप्त लोग एक वंश के प्रॉपर थे। ठीक, और एम्पायर का मतलब उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है, किस किस क्षेत्र तक फैला होता है, अंतर होता है डायनेस्टी और एम्पायर में। ठीक, हाँ, डायनेस्टी का मतलब जैसे मान लीजिए आपका एक नाम होगा, एक जाति होगा, सिंपल सा बात है, तो आपका वो वंश हो गया। ठीक है बेटा, और आपका साम्राज्य कहाँ तक फैला हो वो आपका क्षेत्र होगा, उसे कहते हैं एम्पायर। कहते हैं हमारा एम्पायर बहुत बड़ा है, कहते हैं हमारा एम्पायर बहुत बड़ा है। सर रत्न का क्या मतलब? रत्न का मतलब वही होगा जैसे सोना को एक रत्न कहते हैं ना, रत्न का मतलब जेम्स ही होता है, लेकिन उसमें मतलब होगा 9 रत्न। रत्न का मतलब अपने अपने क्षेत्र में विद्वान होते हैं, जैसे महारत्न, 9 रत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाता है ना। सरकार को महारत्न कौन सी कंपनी को शामिल करते हैं? जब वो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट करती है, कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, तब उसे महारत्न, 9 रत्न का दर्जा दिया जाता है। ठीक, इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एम्पायर किसका विस्तार था? देखो, अगर अंग्रेजों को जोड़ोगे तो अंग्रेजों का विस्तार तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अंग्रेज अगर छोड़ोगे, अंग्रेजों को अगर छोड़ दोगे तो सबसे ज्यादा विस्तार हो जाता है जिसके टाइम में वो था औरंगजेब। सबसे बड़ा विस्तार जो होता है औरंगजेब के टाइम तक रहता है, हालांकि उसके समय लास्ट तक खत्म भी हो जाता है। और वैसे कहोगे तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को आप ऐड कर सकते हो। ठीक, सबसे ज्यादा प्रांतों की बात करोगे तो औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब के मरने से पहले कई सारे राज्य जा चुके होते हैं। अगर एक राजा पूछोगे कि एक राजा ने जिसने सबसे ज्यादा सीमा विस्तार किया, तो वो आपका हो जाएगा। अगर दक्षिण भारत को जोड़ोगे तो राजेंद्र चोल हो जाता है, जो विदेशी तक पे कब्जा किया था। ठीक, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आता है, उसके हिसाब से आपको आंसर मार्क करना होता है। सर सती प्रथा, सती प्रथा में क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची होती है जिसकी शादी हो गई, अगर उसका पति मर गया तो उस जिंदा औरत को उसके साथ जला दिया जाता था। जिंदा लेडीज जो होती थी, उनकी पत्नी, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। सर इतना याद कैसे होगा? 1-2 बार पढ़ लेना एग्जाम में, जैसे खत्म हो उसके बाद। कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सी डायनेस्टी? वर्धन।